हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट की जो लास्ट यूनिट है उसका जो लास्ट टॉपिक हमारा कोऑर्डिनेशन था उसके बारे में हमने यहाँ पर जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें डिस्क्राइब किए थे। इसकी जो मीनिंग थी और डेफिनेशन थी इसके बारे में आज हम इस क्लास में डिस्क्राइब करेंगे। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन मतलब जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, उसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी अपनी जो आज की क्लास है उसको। देखो यहाँ पर भी हम सबसे पहले जो इसकी मीनिंग है उससे स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन होता है वो क्या होता है उसको एक बार समझते हैं। ठीक, देखो कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन मीन्स मतलब जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, जितने भी एम्प्लॉय वहां पर काम कर रहे हैं और जितनी भी एक्टिविटीज होती है, जब सभी लोग मिल करके काम करते हैं, मतलब जब सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उसे ही कहा जाता है कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय। ठीक, इसकी मीनिंग देखते हैं। Types of coordination are the various form through which people, department and level within and outside an organization work in harmony with each other. Their purpose is to ensure smooth, effective and coordinate functioning विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब देखो जो समन्वय है, जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, वे विभिन्न रूप हैं जिनके माध्यम से, ठीक है, जिनके माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर काम करने वाले जो लोग हैं, जो डिपार्टमेंट है और जो स्तर है, मतलब जो लेवल है, एक दूसरे के साथ तालमेल बना करके, मतलब वही कोऑर्डिनेशन बना करके काम करते हैं। ठीक है, काम करते हैं। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस यही है, उद्देश्य यही है कि ऑर्गेनाइजेशन के कार्यों को सुचारू, प्रभावी और एक दिशा में चलाना होता है। ठीक, मतलब यहाँ पर देखो जो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन के टाइप्स हैं, कोऑर्डिनेशन के टाइप्स वे विभिन्न रूप हैं जिनके थ्रू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदर एक्टिविटीज होती है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो एक्टिविटी होती है, ठीक है, बाहर काम करने वाले जो भी लोग हैं, जो भी डिपार्टमेंट है, जो लेवल है, एक दूसरे के साथ में मिल करके काम करते हैं। और यहाँ पर इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस यही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम हो रहे हैं वो यहाँ पर स्मूथली हो, इफेक्टिव तरीके से हो और यहाँ पर ये मतलब एक ही दिशा में, मतलब कोऑर्डिनेट फंक्शनिंग, मतलब एक ही दिशा में ये जो काम है वो होना चाहिए। मतलब यहाँ पर सिंपल सी मीनिंग यही है कि जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन मतलब यही है कि सभी लोग मिलजुल करके काम करें। और टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन में भी यही बताया गया है कि किस तरीके से सभी लोग यहाँ पर, मतलब जो भी यहाँ पर पर्सन है, जो भी डिपार्टमेंट है, पर्सन बोलने से जो भी एम्प्लॉय है, जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी एक्टिविटी होती है, वो सभी लोग एक दूसरे से तालमेल बना करके कैसे काम करते हैं। और ये सभी लोग यहाँ पर मिलजुल करके क्यों काम करते हैं, इनका क्या पर्पस है? तो इनका पर्पस यही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली काम करे और इफेक्टिव यहाँ पर वर्क हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है उसे इजीली अचीव किया जा सके। ठीक, अब देखो जो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन के जो टाइप्स हैं उसे 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। देखो इसे 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से टाइप है इसके? फर्स्ट है यहाँ पर इंटरनल कोऑर्डिनेशन, एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन, वर्टिकल और लास्ट है हॉरिजेंटल मतलब आंतरिक। मतलब यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पर जो भी काम होते हैं उसे क्या कहा जाता है? इंटरनल कोऑर्डिनेशन। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मिलजुल करके काम किया जाता है उसे कहा जाता है इंटरनल कोऑर्डिनेशन। एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन मतलब जो कोई, मतलब मानते हैं कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, वो ऑर्गेनाइजेशन बाहर, मतलब बाहरी जो भी सोर्स होंगे उनके साथ मिलजुल करके जो काम करता है उसे कहा जाता है एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। वर्टिकल में होता है ऊपर नीचे समन्वय, मतलब ऊपर से नीचे बोलने से जो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, तीनों मैनेजमेंट यहाँ पर जब मिल करके काम करते हैं, मतलब टॉप से लेकर के लोअर लेवल तक, मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक, यहाँ जब सभी लोग मिलजुल करके काम करते हैं उसे कहा जाता है वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेशन में जैसे एक समान स्तर पर
काम करना, ठीक है। मतलब एक समान स्तर के लोग जब मिल करके काम करते हैं, जैसे मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, एचआर डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट, तो सभी डिपार्टमेंट में मैनेजर भी होते होंगे। तो जो मैनेजर हैं, सभी मैनेजर एक साथ काम करना, सभी सीईओ का एक साथ में काम करना, सभी डायरेक्टर का एक साथ में काम करना, उसे कहा जाता है यहाँ पर एक समान स्तर पर समन्वय। मतलब एक समान कैटेगरी के लोग जब काम करते हैं उसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से डिटेलिंग में अंदर समझते हैं। देखो फर्स्ट क्या था यहाँ पर टाइप में, इंटरनल कोऑर्डिनेशन मतलब आंतरिक समन्वय। इट इज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट पीपल एंड प्रोसेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब यह संगठन के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ये सब सारी चीजें हमने पहले पढ़े हैं, है ना, कि कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, क्या काम रहता है उनका, सारी चीजें। तो एक संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी यहाँ पर डिपार्टमेंट हैं, जो भी यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, मतलब जो भी एम्प्लॉय है, और जो भी यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी प्रोसेस होती है, इनके बीच में किया जाने वाला समन्वय, मतलब इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है उसे कहा जाता है इंटरनल कोऑर्डिनेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे मान लो कि ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये एचआर डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, ये कस्टमर सर्विस सेंटर है, आईटी डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ठीक। अब यहाँ पर ये एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी चीजें हैं, ठीक, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी चीजें हैं। जब ये सब लोग मिल करके अच्छे से काम कर रहे हैं तो इसे क्या कहते हैं, इंटरनल कोऑर्डिनेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की ही चीजें जब मिल करके काम कर रही है उसे इंटरनल कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक। या जैसे हम कह सकते हैं कि हमारी अपनी फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, सभी लोगों का काम डिवाइड रहता है कि किसको क्या काम करना है, कौन क्या करेगा, सबके काम डिवाइड रहते हैं एक फैमिली में भी। जब वो फैमिली के लोग, अंदर के ही लोग यहाँ मिलजुल करके काम कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे, हम इंटरनल कोऑर्डिनेशन कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल में भी सिंपल सी चीज यही लिखी हुई है कि कंपनी कंपनी की जो प्रोडक्शन टीम है, टीम ने सामान तैयार किया, ठीक है, मार्केटिंग टीम ने उसे बेचने के लिए प्लानिंग करी, फाइनेंस टीम ने यहाँ पर बजट तैयार किया, तीनों डिपार्टमेंट ने यहाँ पर आपस में मिलकर के काम किया, तो इसे क्या कहेंगे, हम इसी ही कहेंगे हम इंटरनल कोऑर्डिनेशन, ठीक। आगे देखते हैं, सेकंड हमारा क्या था, एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। ये क्या होता है? देखो, एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन मतलब बाहरी समन्वय। अब ये क्या है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनल पीपल या इंस्टीट्यूशंस। मतलब ऑर्गेनाइजेशन और बाहर के लोगों या संस्थाओं के बीच में समन्वय, ठीक है। अभी हमने इंटरनल में क्या देखे, इंटरनल में हमने देखे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की ही जो चीजें थी वो सभी लोग, मतलब चीजें बोलने से जो भी रिसोर्स हैं, रिसोर्स, सभी रिसोर्स आपस में मिल करके काम कर रहे थे, वो क्या था, इंटरनल कोऑर्डिनेशन था। एक्सटर्नल में क्या बोल रहा है अब ये, कि ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के जो मतलब लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन और बाहर के लोग, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जब वो ऑर्गेनाइजेशन बाहर के लोगों के साथ में या इंस्टीट्यूशन के साथ में या रिसोर्स के साथ में काम करती है तो उसे क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन कहा जाता है, ठीक। जैसे यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, वर्किंग क्लोजली विद द कंपनी, सप्लायर्स, कस्टमर्स, बैंक, गवर्नमेंट, मार्केट, ऑल, ठीक। मतलब कंपनी का, सप्लायर्स, कस्टमर, बैंक, गवर्नमेंट और मार्केट, सभी के साथ में मिलकर के काम करना, ठीक है। जैसे मान लो कि जैसे अपनी फैमिली के सभी लोग जब मिलकर के काम कर रहे थे उसे हम क्या कह रहे थे, इंटरनल कोऑर्डिनेशन कह रहे थे। जब अपनी ही फैमिली का एक मेंबर बाहर निकल करके काम करता है, किसी ऑफिस में जाकर के,
किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के दूसरे लोगों के साथ में वो काम कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम? एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन कहेंगे। या एक इंस्टीट्यूशन जब दूसरे इंस्टीट्यूशन से मिलकर के काम करे, एक कंपनी जब दूसरी कंपनी के साथ में मिलकर के काम करे, ठीक जैसे यहाँ पर कहना चाहिए कि कंपनी है, कंपनी में यहाँ पर सप्लायर से सामान आता होगा, यहाँ पर कस्टमर भी रहना चाहिए तभी तो सामान बिकेगा। बैंक पे बिना बैंक के यहाँ पर जैसे बहुत सारी जो पैसे हैं, पैसे का लेन देन करने के लिए बैंक की भी जरूरत पड़ती होगी, गवर्नमेंट की भी जरूरत पड़ती होगी और मार्केट की भी। तो ये सभी लोग मिलकर के काम कर रहे हैं। या और एक हम एग्जाम्पल देखते हैं एक स्कूल का, ठीक है, एक गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक, गवर्नमेंट स्कूल है, स्कूल में जो भी टीचर है या जो भी स्कूल का जो भी यहाँ पर मतलब कहना चाहिए कि जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, स्कूल ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर बाहर के लोगों से भी मिलकर के काम करना पड़ता होगा स्कूल को, तभी स्कूल चलती होगी। जैसे जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के पेरेंट के साथ में यहाँ पर कांटेक्ट बना करके रखना, बैंक यहाँ पर जो भी स्कूल का फंड आता होगा, स्कूल के लिए जो भी फंड आता होगा उसके लिए बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जब बाहर के रिसोर्स भी मिल करके जब काम करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन कहा जाता है, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पार्ट सप्लायर से समय पर सामान लेना, मतलब यहाँ पर जो भी मोबाइल के पार्ट होंगे उस पार्ट को सप्लायर से टाइम पर लेना, कस्टमर को जरूरत कस्टमर की जरूरत को समझ करके नया मॉडल बनाना, फिर गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना। अब यहाँ पर देखो कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है, यहाँ पर सबसे पहले तो सप्लायर इन्वॉल्व है, फिर यहाँ पर कस्टमर इन्वॉल्व है, फिर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, तब जाकर के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिर्फ अकेले यहाँ पर काम कर रही है क्या? नहीं कर रही है। यहाँ पर अगर यहाँ पर मान लो कि सप्लायर ना रहे, जो पार्ट दे रहा है मोबाइल बनाने के, अगर पार्ट नहीं दे सप्लायर मोबाइल बनाने के लिए तो मोबाइल नहीं बन पाएंगे। अगर कस्टमर ना रहे, गवर्नमेंट के रूल्स को अगर ये फॉलो नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट इनकी कंपनी को बंद भी करा सकती है, बैन करा सकती है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तो अगर इस मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अपनी शॉप को या कंपनी को चलाना है तो उसको इन सारी चीजों को लेकर के चलना पड़ेगा, ये बाहरी रिसोर्स के साथ में चलना पड़ेगा। तो ये क्या है? एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन है, मतलब बाहर की चीजों के साथ में या बाहर के लोगों के साथ में यहाँ पर तालमेल बना करके काम करना एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन है। और इंटरनल कोऑर्डिनेशन क्या था? इंटरनल कोऑर्डिनेशन मतलब जैसे एक ही ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं या अलग अलग एम्प्लॉय है, अलग अलग एक्टिविटी है, जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीजें मिलकर के काम करती है उसे इंटरनल कोऑर्डिनेशन कहा जाता है, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर है वर्टिकल कोऑर्डिनेशन, मतलब ऊपर से नीचे का समन्वय। अब कैसे है यह? ऊपर से नीचे मतलब वही जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर मिडिल और लास्ट में क्या आता है? लोअर, ठीक है। ये जो तीनों मैनेजमेंट है, तीनों मैनेजमेंट मिल करके जब काम करते हैं उसे वर्टिकल कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर सबसे टॉप में मैनेजर है, फिर उसके नीचे सुपरवाइजर होता है, फिर उसके नीचे एम्प्लॉय होता है। जैसे यहाँ पर देखो एम्प्लॉय को जैसे सुपरवाइजर यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उनको मैनेज करेगा, मैनेजर यहाँ पर सुपरवाइजर को मैनेज करेगा, और ये जब तीनों मिलकर के काम करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? वर्टिकल कोऑर्डिनेशन कहा जाता है, ठीक। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, समझ में आ गई होगी। फिर है हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेशन। देखो हॉरिजेंटल में क्या है? एक समान स्तर पर समन्वय, ठीक है, मतलब सबसे टॉप में मान लेते हैं कि सीईओ है, ठीक, उसके नीचे है यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का है,
ये ऑपरेशन डिपार्टमेंट का है और ये सेल्स डिपार्टमेंट का है। सभी डिपार्टमेंट में वाइस प्रेसिडेंट है। जब सभी डिपार्टमेंट के सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट मिल करके काम कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे हम, एक समान स्तर का समन्वय कहेंगे। एक समान के लोग काम करें। यहाँ पर ना ही तो मैनेजर है, ना ही सुपरवाइजर है, ना ही तो यहाँ पर एम्प्लॉय है। सिर्फ यहाँ पर कौन है, सभी डिपार्टमेंट के सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब एक समान स्तर के ऑफिसर हैं। ठीक, या जैसे आगे यहाँ पर एक सेकंड और लिखा हुआ है मैनेजर। सभी यहाँ पे जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट। लेकिन अब यहाँ पर कौन है, मैनेजर है। यहाँ पर भी फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर है, यहाँ पर भी ऑपरेशन डिपार्टमेंट का मैनेजर है और यहाँ पर भी सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है। मतलब यहाँ पर क्या है, पूरे मैनेजर ही है। यहाँ पर कौन है, सिर्फ पूरे वाइस प्रेसिडेंट ही है। ठीक है। अगर मान लो सीईओ की बात करें तो यहाँ पर भी सभी डिपार्टमेंट के सीईओ ही होना चाहिए। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो सकते, यहाँ पर सीईओ नहीं हो सकता, यहाँ पर सीईओ नहीं हो सकता, वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो सकता, यहाँ पर रहेगा तो सिर्फ मैनेजर ही रहेगा। ठीक, तो जब एक समान स्तर के ऑफिसर मिल करके काम करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। ठीक है। जैसे एक और सिंपल हम एग्जांपल देखें तो जैसे कोई एक कैसे एग्जांपल दूं, जैसे कोई स्कूल के एक मैथ्स के टीचर हैं। ठीक है, कोई भी एक स्कूल के मैथ्स के टीचर हैं तो वो दूसरी स्कूल में भी मैथ्स के टीचर के साथ में ही काम करे, फिर तीसरी स्कूल में भी वो मैथ्स के टीचर के साथ में ही काम करे, चौथी स्कूल में भी मैथ्स के टीचर के साथ में ही काम करे, मतलब एक समान स्तर के टीचर हो गए। जैसे मान लो कि मैं थर्ड सेमेस्टर में एचआर पढ़ाती हूँ। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में मैं एचआर स्पेशलाइजेशन के जो सब्जेक्ट हैं वो पढ़ाती हूँ। अब दूसरे कॉलेज के टीचर के साथ में भी एचआर स्पेशलाइजेशन जिसका हो उसके साथ में कांटेक्ट करूं, फिर वो दूसरे टीचर के साथ में कांटेक्ट करे, तो ये क्या होगा, एक समान स्तर के टीचर का जो हम काम करेंगे उसे क्या कहा जाएगा, हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेशन कहा जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर बहुत बहुत सिंपल है लेकिन समझ में आना चाहिए चीजें। ठीक, मतलब एक समान स्तर के लोग जब काम करते हैं एक साथ में उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है यहाँ पर हॉरिजेंटल कोऑर्डिनेशन। ठीक, और वर्टिकल में क्या था, टॉप से लेकर के लोअर लेवल की बात की गई थी, उसमें सभी लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन इसमें सभी लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। यहाँ पर एक ही कैटेगरी के लोग साथ में मिलकर के काम करते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या आप लोगों को चारों ये? आज हमारी क्लास यहीं पर एंड हो जाएगी, पूरा सब्जेक्ट जो है हमारा यहीं पर एंड हो जाएगा। इसलिए अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लो आप लोग। ठीक है, एक ही स्टूडेंट को बस समझ में आया है, नारायण सिंह को, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया है लगता है। ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। कितने टाइप्स थे इसके, 4 टाइप्स थे। फर्स्ट क्या था, इंटरनल, सेकंड क्या था, एक्सटर्नल, फिर क्या था, वर्टिकल, और लास्ट क्या था, हॉरिजेंटल। ठीक, देखो इसकी मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले तो इंटरनल कोऑर्डिनेशन मींस क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो यहाँ पर तालमेल बना करके, कोऑर्डिनेशन बना करके काम करते हैं उसे कहा जाता है इंटरनल। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्लस सेल्स डिपार्टमेंट प्लस एचआर डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट रहेंगे सब लोग मिल करके काम कर रहे हैं। ठीक, अब ये मत बोलना कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हम साथ में काम कर लेंगे क्या, दूसरे डिपार्टमेंट के भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स के साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं क्या, नहीं। एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चीजें हैं उसी के साथ यहाँ पर जो काम होता है उसे कहा जाता है इंटरनल। अगर मान लो एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, एबीसी कंपनी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और एक है XYZ का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, जब ये साथ में काम करेंगे ना, और मान लेते हैं कोई भी और एक मान लेते हैं डिपार्टमेंट है, ठीक है, इसमें भी कोई भी और एक कंपनी है उसका भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जब ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट और ये भी, तीनों कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट जब मिलकर के काम करेंगे तो वो कहाँ आ जाएगा, हॉरिजेंटल में आ जाएगा, क्योंकि एक समान स्तर के लोग यहाँ पर काम करने लगे। लेकिन जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीजें काम करती है साथ में तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है यहाँ पर इंटरनल कोऑर्डिनेशन। ठीक, एक्सटर्नल में क्या है, फिर ऑर्गेनाइजेशन और बाहर के लोगों के बीच जब यहाँ पर तालमेल बनता है और काम करते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है यहाँ पर एक्सटर्नल कोऑर्डिनेशन। ठीक,
जैसे सप्लायर है और कस्टमर है, ठीक। फिर उसके बाद में है वर्टिकल, ऊपर से नीचे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ठीक। जैसे यहाँ पर सीईओ है, फिर मैनेजर है और लास्ट में स्टाफ है। मतलब यहाँ पर क्या है, सभी लोग आ रहे हैं, सभी लोग टॉप से लेकर के लोअर लेवल तक सभी लोग इन्वॉल्व है। फिर हॉरिजेंटल में क्या था, एक ही स्तर के लोग होना चाहिए, मतलब जैसे मैनेजर टू मैनेजर, सीईओ टू सीईओ, ठीक है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट टू वाइस प्रेसिडेंट। इस तरीके से यहाँ पर ये क्या था, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन था। आज का हमारा टॉपिक होता है यहीं पर एंड। अब आप लोगों का कुछ डाउट हो तो पूछ लो। हमारी क्लास हो चुकी है आज से एंड। एमसीपी आपका जो सब्जेक्ट था वो आज होता है यहीं पर एंड। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, एग्जाम से रिलेटेड अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लो। और एक चीज जो मैं आप लोगों को बताने वाली थी वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि यहाँ पर हिंदी से कौन कौन एग्जाम देने वाले हो। हिंदी से कौन कौन एग्जाम देने वाले हो, आप सबसे पहले मुझे ये बता दो। अनुज गुप्ता, एग्जाम कब से होंगे मैम? एग्जाम आप लोगों के फरवरी मार्च में होंगे। इस बार एग्जाम लेट हो चुके हैं। पिछली बार 21 जनवरी से पेपर स्टार्ट हुए थे और 6 फरवरी को पेपर खत्म भी हो गए थे। लेकिन इस बार जो एसआईआर हुआ है, आप सबको भी पता होगा उसके बारे में, तो इस वजह से पेपर लेट हो चुके हैं। दिलेश्वरी पटले, शायद आपको ये नहीं पता होगा कि स्टडी मटेरियल में सारे कंटेंट हमने पहले ही डाल दिए हैं। जो आप पीडीएफ की बात करें वो ऑलरेडी वहां पर अवेलेबल है, आप एक बार चेक कर लेना। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि कहाँ है क्या है, तो ये मेरा नंबर है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। और जब भी कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो। नाम नहीं पता होगा तो नाम भी मैं लिख देती हूँ, प्रगति, ठीक। देखो ज्यादातर बच्चे हिंदी में एग्जाम देने वाले हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आप लोगों का इंग्लिश में ही रहेगा। मैं यहाँ आप लोगों को बता रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ कि इंग्लिश में पेपर रहेगा करके, ठीक है। तो इंग्लिश में ही, ठीक है। आप बाद में कांटेक्ट कर लेना इस नंबर पे, या फिर शिवम सर का अगर नंबर हो तो आप शिवम सर से भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मैं कहा थी कि हाँ, आप लोग हिंदी में एग्जाम देने वाले हो और पेपर रहेगा इंग्लिश में, ठीक है। इसीलिए जो भी यहाँ पर सिलेबस है, सिलेबस यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रहना चाहिए, कि जो टॉपिक के नाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रहना चाहिए। और कई बच्चे हमने खुद ने देखे हैं कि कई बच्चे क्या काम करते हैं, जो वो मैसेज वाली इंग्लिश रहती है ना, कि वो इस टाइप से जो लिखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, है ना, ये, तो ये इंग्लिश नहीं है। ऐसी इंग्लिश लिख करके मत आना वहां एग्जाम में, नहीं तो कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे। ये मत बोलना कि नहीं मैडम हम तो इंग्लिश में लिखने वाले हैं और इंग्लिश लिख रहे हो बढ़िया आप, ये तो ऐसा किसी भी बच्चे को नहीं करना है। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को पता हो, लेकिन फिर भी हमारा काम है आप लोगों को बताने का। तो ऐसी वाली बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं लिखना है। कहीं कहीं अगर आप लोगों को लगता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का हिंदी मीनिंग होता है संगठन, अगर हिंदी में लिखने वाले हो तो आप संगठन ही लिखना। और स्मार्ट बनने के लिए वहां पर ऑर्गेनाइजेशन मत लिखना। अगर लिखना भी है, मान लो लिखना भी है, तो बढ़िया से आप ये ऐसे लिखना, ठीक है, ऐसे लिखना, ठीक है, ऐसे ही लिखना ऑर्गेनाइजेशन। वहां पर ये मत लिखना, ये ऑर्गेनाइजेशन, ये इस टाइप का ये मत लिखना। लिखना है अगर कुछ कुछ वर्ड लिखना है तो आप ऐसे लिखना, ये वाला मत लिखना, ठीक। और ये इस टाइप की हिंदी तो बिल्कुल भी मत लिखना, इस टाइप की हिंदी बिल्कुल भी नहीं लिखना है, क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चों को नहीं पता रहता है और वो बोलते हैं कि हम लोग इंग्लिश में पेपर करने वाले हैं, तो इस तरीके का लिख करके आते हैं। और अगर कोई वर्ड इंग्लिश में लिखना है तो आप स्पेलिंग ही लिखिए उसको, ये ऐसा मत लिखना, ठीक, क्योंकि नंबर नहीं मिलते हैं। और रही बात
जैसे देखो ये कॉपी रहती है जो अपनी, ऐसी रहेगी ये कॉपी, ठीक है, ऐसी नहीं रहेगी। ये जो साइज है ना कॉपी का, ये इस तरीके का आता है। आप लोगों ने भी एग्जाम दिए होंगे तो वो इस ऐसी लंबी नहीं रहेगी, इस तरीके से रहेगी, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी मार्जिन रहता है। कई बच्चे बढ़िया यहाँ पर ऐसे मार्जिन बनाते हैं, ये मार्जिन आपको नहीं बनाना है। इस तरीके की मार्जिन बिल्कुल भी मत करना। आप लोगों को जो भी सेक्शन के क्वेश्चन आंसर करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को राइट हैंड साइड पर अपना रोल नंबर फिल करना होगा। पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है। अगर सेक्शन ए के क्वेश्चन करना है तो आपको पहले पूरे सेक्शन ए के ही क्वेश्चन करना पड़ेगा और उससे 4 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, ठीक। सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन करना रहेगा, 16 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। तो आप लोगों को अगर सेक्शन बी के क्वेश्चन पहले करना है तो आप पहले पूरे सेक्शन बी के ही क्वेश्चन करना। और उसमें भी आप लोग एक चीज ये ध्यान रखना, हो सकता है कि उसमें जो पहले नंबर का क्वेश्चन है वो आपको नहीं करना होगा, सेकंड नंबर का क्वेश्चन करना होगा या फोर्थ नंबर का क्वेश्चन करना होगा। तो जब आप यहाँ पर नंबरिंग करोगे तो फोर्थ करके ही नंबरिंग करना। ऐसे मत करना कि सबसे पहले लिख रहे हैं तो ये फर्स्ट, उसके बाद लिख रहे हैं तो सेकंड, फिर लिख रहे हैं तो थर्ड, नहीं। जो भी क्वेश्चन आप करोगे और उसकी नंबरिंग जो रहेगी, उसी नंबरिंग के साथ में भी आपको कॉपी में वही फिल करना है, ताकि जो कॉपी चेक करने वाला है वो कंफ्यूजन में ना आए। और फालतू की चीजें बिल्कुल भी नहीं करना है। श्री गणेशाय नमः और अच्छी चीजें है, जहां जरूरत है वहीं इस चीज की यूज करो। ऐसे नहीं करना है कि कॉपी में पहले श्री गणेशाय नमः लिख रहे हैं, कहीं कुछ लिख रहे हैं, कहीं कुछ लिख रहे हैं, कहीं बीच में लिख दे रहे हैं कि सर मैडम प्लीज हमें पास कर देना, हम ऐसे हैं वैसे हैं। ये फालतू की चीजें बिल्कुल भी नहीं करना है किसी भी बच्चे को, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसी कुछ एक्टिविटी कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। भगवान का नाम लो, रोज लो, लेकिन वहां एग्जाम में आपको ये सब नहीं करना है, ठीक। दूसरी चीज कि आपको अगर एक ही पेन का यूज करना है तो आप कर सकते हो, ब्लू पेन का यूज करना है कर सकते हो, लेकिन जो भी हेडिंग रहेगी उसके नीचे अंडरलाइन कर दो। ब्लैक का यूज करना है ब्लैक का भी यूज करो, लेकिन ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा सजा धजा के लिख रहे हो। और आप लोगों को फ्लो चार्ट बनाना ही बनाना है। फ्लो चार्ट क्या होता है? देखो फ्लो चार्ट बोलने से ये जो हमने बनाए हैं ना यहाँ पर, इसी को फ्लो चार्ट बोला जाता है, ठीक। देखो ये जो हमने यहाँ पर बनाए हैं इसी को फ्लो चार्ट बोलते हैं। या आप और भी जैसे अपनी कॉपी में इस तरीके से डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम को ही फ्लो चार्ट बोलते हैं। फ्लो चार्ट कोई बहुत बड़ी भारी चीज नहीं है, और जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके आपको फ्लो चार्ट बनाना है। बढ़िया यहाँ पर लिख दिए, यहाँ पर बीच में लिख दिए टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, और बढ़िया से ऐसे पॉइंट तरीके से लाइन करके लिख सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको इस तरीके से जो भी आपको करना है आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फ्लो चार्ट हर क्वेश्चन के आंसर में बनाना ही बनाना है, ठीक। और रही बहुत सारी ऐसी बात है जो बताना है लेकिन फिर भी नहीं हो पाता, याद नहीं आ पाती, और पहली बात तो आप लोग कुछ पूछते नहीं हो तो फिर हमको भी बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, ठीक। और मैं लास्ट टाइम बोल के भी गई थी कि अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, पर किसी का कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें फॉलो करनी है और 3 घंटे में आपको अपना पेपर कंप्लीट करना ही है, कैसे भी करके 7 क्वेश्चन करना है। अब बहुत बच्चे सोचेंगे 7 ही तो क्वेश्चन करना है, हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता है। कम से कम आपको पूरी कॉपी 32 पेज की कॉपी रहती है।